नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सुरंग के अंदर मलबा गिरने से फंसे 40 मजदूरों की जान बचाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। 3 दिनों से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इस बीच सुरंग के अंदर गिरा मलबा निकालने वाली मशीन खराब हो गई थी और बीच में ही रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। फिलहाल दिल्ली से भारतीय वायुसेना के 3 विशाल हरक्यूलिस विमान 25 टन वजन वाली नई ऑगर मशीन लेकर उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस मशीन की मदद से आज रात में ही दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की संभावना है। नहीं, मशीन फेलियर नहीं है। मशीन की कैपेसिटी है 45 मीटर लॉन्ग बोरिंग करने की। धीरे धीरे इनका जब शुरू में इनका मलबा गिरा था वो 25 से 30 मीटर गिरा था। 25 से 30 मीटर अगर ये स्टे कर जाता तो वो मशीन फेलियर नहीं थी। अब इनका मलबा हो गया 70 मीटर। ये मलबा पिछले 12, 13, 14 तारीख तक 6 बार ऊपर से गिर चुका है। गिर के उसका स्पैन जो है वो 70 मीटर हो गया है। मेरी मशीन 70 मीटर तक काम नहीं कर सकती। मेरी मशीन 45 मीटर तक काम कर सकती है। इसलिए उस मशीन को हटा के भारत सरकार द्वारा एक दूसरी बड़ी मशीन जिसकी कैपेसिटी अबाउट 70 मीटर है वो अरेंज की गई है। मशीन आई हुई है जो ऑगर मशीन है और ये मशीन बहुत एडवांस मशीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम सबको सेफली रेस्क्यू कर लेंगे। तो यहाँ से बाय रोड के जरिए आप लोग लेके जाएंगे? जी हाँ, बाय रोड जरिए लेके जाएंगे, ट्रैफिक की जीरो जोन करके, ग्रीन कॉरिडोर बना के। कितना टाइम लग जाएगा सर? 45 मिनट से 1 घंटा लगभग। उम्मीद किया जाए आप लोगों की कोशिश की वजह से जो मजदूर फंसे हैं उसके जीवन में भी दीपावली जैसी रोशनी आएगी। पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर जारी है ऑपरेशन। जो भी चीजें जरूरत है वो सब मंगवाई जा रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगा ऑपरेशन। जी, यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना जो टनलिंग की है उससे संबंधित कार्य यहाँ चल रहा था और इसकी मॉनिटरिंग लगातार भारत सरकार के उच्च स्तर से एवं राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार की जा रही है। वर्तमान में अपडेट यह है कि यहाँ पे एक अधिक क्षमता की ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ने पर एयरफोर्स के जो विमान हैं उनके माध्यम से वो मशीनें यहाँ भिजवाई जा रही हैं और प्रशासन द्वारा इसमें एक उनको तुरंत यहाँ पे पहुँचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है जिससे जल्दी से जल्दी वो मशीनें यहाँ पहुँचें और जो रेस्क्यू का अभियान अभी चल रहा है इसको और गति प्रदान की जा सके। कांग्रेस को तो आपदा में राजनीतिक अवसर तलाश करने की आदत है और जो भी काम मिलते हैं, जो भी टेंडर होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो, सड़कों के काम हो, तमाम जो भी टेंडर होते हैं वो नियम कायदे कानून के अनुसार ही मिलते हैं। जो कंपनी फुलफिल करेगी नियमों को उनको काम मिलेगी। अब कांग्रेस पार्टी इसमें भी मीन मेक निकाले। हमारी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं टनल के अंदर उनको सकुशल बाहर निकाला जाए और वहाँ पर जिन जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को देना हो या अन्य चीज़ें जो उपलब्ध हैं, दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करानी हो, वो सारे काम वहाँ आपदा प्रबंधन टीम कर रही है और इस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए टीम भी गठित की है। गढ़वाल कमिश्नर को और जो सचिव हैं राधा रतुड़ी उनको उनके दोनों लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। निश्चित रूप से बड़ी टीम भी वहाँ के लिए बनी है और हमारे जो आपदा सचिव वो भी कल वहाँ गए थे। तो पहली प्राथमिकता है कि वहाँ के जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। इस पर सरकार काम कर रही है और जो भी चीज़ें होंगी इस पर जांच के लिए भी सरकार ने कहा है। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी दोषी होंगे, किसी भी प्रकार से अगर जो चूक हुई है हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। समय समय पर हमने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, कोई भी हो, अगर जो गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से कड़ा दंड दिया जाएगा। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग हादसे के बाद पहाड़ों पर जारी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर हरिद्वार के भूवैज्ञानिक बीडी जोशी ने कहा है कि यहां का वातावरण अन्य राज्यों की तुलना में काफी अलग है। यहां पर बारिश, बर्फ और धूप जैसे मौसम लगातार बने रहते हैं। इसके साथ ही इन पहाड़ों पर पहले की अपेक्षा ज्यादा लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। वैसे भी उत्तराखंड के पहाड़ भी अब सही तरह से स्थिर नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि इस तरह के हादसे अक्सर यहां पर होते हैं और साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं।
कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, सारे चीजों की समस्याओं हल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आज तक और अभी तक स्थान की कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। धारण क्षमता माने होता है किस जगह पर कितने लोग आवासित किए जा सकते हैं, किस जगह का कितनी रोड बन सकती है, किस जगह कितनी टनल बन सकती है, जमीन का प्रेशर क्या होगा, वहां पे जंगलों का प्रेशर, जंगल हटने के बाद भूमि के कटाव क्या स्थिति होगी। क्योंकि हर जमीन, हर पर्वत, हर झील, हर नदी, हर छोटी से छोटी नदी और हर छोटी छोटी आवास वाली जगह, एग्रीकल्चर लैंड, हर एक की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब तक हम कैरिंग कैपेसिटी को, पृथ्वी की और स्थान की धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी योजनाएं इसी प्रकार से हमको दुर्घटनाओं का संकेत देती रहेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। नवीन, सुरंग के अंदर 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन जो बता रहे थे कि ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई, उसके बाद दूसरी ड्रिलिंग मशीन वहां पर पहुंची है। फिलहाल जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हो रहा है और क्या कुछ अब तक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए, सुरक्षित उनको बाहर निकाला जाए? जी सचिन, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी सिलक्यारा की जो घटना हुई है, टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तमाम सारी कार्यदायी एजेंसियां हैं वो काम में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज करीब 70 से ज्यादा घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अभी मजदूर हैं वो वहीं पर फंसे हुए हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू में दिक्कत इसलिए आ रही है कि पहाड़ी से जो मलबा है वो लगातार नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से जो मशीन है, जो उसकी कैपेसिटी है वह किसी मशीन की कैपेसिटी 40 मीटर है और जो मलबे जो लगातार जो मलबा गिरा है वह 70 मीटर तक मलबा गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से दिक्कत आ रही है। साथ ही अब केंद्रीय एजेंसियों ने इस पे अब जिम्मेदारी संभाली है और जल्द ही ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को शुरू करने का काम किया जाएगा। हाँ, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगाई गई थी। एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर उनसे बात भी की है, जो सेना नायक हैं उन्होंने भी उनसे बात की है। तो मजदूर जो है वह कुशल पूर्वक हैं, कहीं भी कोई किसी भी जानमाल की हानि अभी तक सुनने में नहीं आ रही है। साथ ही अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो टनल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो पानी की पाइपलाइन है उसके द्वारा ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। साथ ही जो दवाइयां हैं उन्हें भेजने का काम किया गया है और साथ ही जो वॉकी टॉकी के माध्यम से मजदूरों को धैर्य बनाने की बात कही जा रही। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त करने का काम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लंबा समय बीतता हुआ जा रहा है, 4 दिन हो चुके हैं और अब जब जो मजदूर फंसे हुए हैं वो उनके जो परिजन है उनका भी सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी वहां पर जो है तमाम सारी तैयारियां करके वहां पर पहुंच रहे हैं और जल्द ही अब से 1-2 घंटे बाद ही जो टनल में अंदर मशीन को लगाने का काम शुरू किया जाएगा और मजदूरों को सकुशल निकालने का काम किया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वह हाल ही में इंदौर के दौरे पर हैं और उन्होंने तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें जल्द से जल्द सकुशल निकाला जाए। बिल्कुल नवीन, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जाहिर सी बात है कि चिंता भी बढ़ रही होगी और खासतौर से उन परिवार जिनके वो सदस्य थे जो अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि आप बता रहे हैं कि 1-2 घंटे बाद रेस्क्यू फिर से शुरू हो जाएगा। क्या रात के वक्त दिन की कंपेयर में ज्यादा दिक्कतें आती हैं रेस्क्यू करने में? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार जितना मलबा हटा रहे हैं दोबारा से मलबा आ रहा है, वो सबसे बड़ा दिक्कत का कारण बना हुआ है। सचिन, निश्चित तौर पर दिन की अपेक्षा रात में जरूर थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन वहां पर जो जरूरी इक्विपमेंट है, लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है, तमाम मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अंधेरे की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहां पर जनरेटरों की व्यवस्था की गई है और लाइट की भरपूर मात्रा में व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मशीन है उसका काम कितनी जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि जो बता रहे हैं वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो रिसर्चर बता रहे हैं कि जो मशीन चलने की जो कंडीशन है वह 5 मीटर से 7 मीटर घंटे के हिसाब से चलती है। तो कहीं ना कहीं जो समय है जरूर देरी लग रही है, लेकिन जो तमाम सारी जो इक्विपमेंट है वो पहुंचने का काम शुरू हो गया है। जहाज के द्वारा इक्विपमेंट पहुंचाए गए हैं और जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसको शुरू करने का काम किया जाएगा और मजदूरों को सकुशल निकालने का काम किया जाएगा।
बिल्कुल नवीन, लेकिन अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष कह रहा है ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा फेलियर है, और सवाल साइंटिफिकली अप्रोच को लेकर भी उठ रहे हैं कि अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भैया आप उत्तराखंड के पहाड़ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ी है जिस वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। सचिन, निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और साथ ही अगर राज्य सरकार की बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, तो वो समय लगातार इन जो मामला है इस मामले पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। पल पल की अपडेट तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे हुए लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में भी इस पर सवाल जरूर उठाए हैं कि जब इस तरीके का काम हो रहा था तो क्यों एहतियात नहीं बरते गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राजनीति ना करके सरकार भी इस चीज को जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लगी हुई है। तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वह इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो मजदूर हैं उन्हें सकुशल जो निकालने का काम है उसे करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, लेकिन जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री इसकी बार बार अपडेट ले रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कल परसों तक हमने सुना था कि उनसे बातचीत हो रही है, परिवार वालों से भी उनकी बातचीत करवाई गई है, लेकिन आज उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया है, बातचीत हो पा रही है, ताकि परिवार वालों को यह हिम्मत मिल सके कि हाँ हम उनके बहुत करीब हैं और जल्द से जल्द उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सचिन, अगर देखा जाए तो लगातार वहां पर क्योंकि अंदर के काम चल रहे थे तो वहां वॉकी टॉकी की व्यवस्था है। वॉकी टॉकी के माध्यम से जो मजदूर हैं उनसे बात हो रही है और उन्हें जो जरूरी दवाइयां हैं उसे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें दूध तक की सप्लाई दी जा रही कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, डिहाइड्रेशन की शिकायत ना हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी में ऊपर ठंड होता है तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हो जाती है। तो इसको देखते हुए तमाम सारी जो दवाइयां हैं उसे भेजने का काम किया जा रहा है। तो संपर्क लगातार बना हुआ है, परिजनों से भी जो प्रशासन है वो लगातार बात करते हुए नजर आ रहा है और उनसे यह अपील भी की जा रही है कि आप लोग धैर्य बनाएं, जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करने का काम किया जाएगा। क्योंकि मशीन जो थी, सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि रास्ते को किस तरीके से खोला जाए, मलबा कैसे हटाया जाए। तो उस अब जो मशीन पहुंच गई है और जल्द से जल्द अब इस काम को शुरू करने का काम किया जाएगा और मशीनों को टनल के मुंह पर लगाया जाएगा और जल्द ही रास्ता भी खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आला अधिकारियों ने भी बताया है कि जो रेंज की बात आ रही थी वो रेंज काफी बढ़ती हुई चली गई है, करीब 70 मीटर की बात बताई जा रही थी। तो इसको लेकर अब मशीन को बदला गया और जो नई मशीन आई है कहीं ना कहीं वह टनल को जल्द से जल्द खोलने का काम करेगी। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बना रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी उत्तराखंडी समाज की ओर से आयोजित जनसभा में भी हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एहसास होता है और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तो श्रेष्ठ उत्तराखंड का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सभी देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं का प्रचार और प्रसार में अहम भूमिका भी निभाते हैं। जो हमने संकल्प लिया है वो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं। आप इंदौर शहर के अंदर उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग। और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से
किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। और वे लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 5 राज्यों में जनसभाएं करने का आग्रह भी कर दिया है। और इसी कड़ी में सीएम धामी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट करने की अपील की है। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा है कि सीएम धामी के ठोस निर्णयों की वजह से उनकी अन्य राज्यों से भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर जहां जहां उनकी जनसभाएं होंगी वहां प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। और वे विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। यहां से बाबा की पंचमुखी डोली ने हजारों भक्तों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया है। अगले 6 महीनों तक बाबा केदार के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर यानी कि ऊखीमठ में होंगे। वैदिक विधि विधान के साथ में बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लगभग 4 बजे मंदिर के गर्भगृह में सफाई इत्यादि की गई। उसके बाद हवन इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हुआ और 5 बजे से और 6 बजे तक समाधि पूजन हुआ। समाधि पूजन के पश्चात और 8:30 बजे बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर से बाहर निकली है और आज बाबा केदार के धाम से चल विग्रह डोली प्रस्थान करेगी। आप जानते हैं कि इस वर्ष 27 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या का। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पौराणिक परंपराओं के साथ विधि विधान के साथ आज बंद हो गए हैं। मंदिर समिति ने पूरी तैयारी के साथ पूजा पाठ के बाद धाम के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए हैं। पूरा केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। ये रिपोर्ट आप देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बाबा केदारनाथ का धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। परंपरा के अनुसार आज बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस मौके पर पूरे केदारनाथ धाम को सुंदर फूलों से सजाया गया। बाबा केदारनाथ के इस सत्र के अंतिम दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और 2500 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस दौरान पूरा केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। किया जाता है कि परंपरा के अनुसार अभी 5 मिनट में दरवाजा बंद हो जाएगा और सुन लीजिए, सारा देश को संदेश दिया जाता है कि आज से यहाँ से केदारनाथ जी का डोली नीचे जाएगी। 17 तारीख को ऊखीमठ में वो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगी और 6 महीने तक वही निवास करेंगे। वो यात्रियों आने वालों केदारनाथ के वो दर्शन लेना हो तो शीतकाल में 6 महीना ऊखीमठ आकर के दर्शन ले सकते हैं। केदारनाथ बाबा फिर वो अपने यहाँ तक वो अक्षय तृतीया के समय में तिथि निकलता है, उस समय यहाँ आएंगे। ये सारा देश इंतजार करके दर्शन ऊखीमठ आ सकते हैं। श्री केदारनाथ भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए और बाबा केदारनाथ की डोली को रामपुर के लिए रवाना किया गया। आज से आने वाले 6 महीनों तक बाबा केदारनाथ ऊखीमठ में विराजित रहेंगे, जहां भक्त उनके दर्शनों के लिए जा सकते हैं।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे साफ होता है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार पूरी तरीके से इसमें बीजेपी संलिप्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। ऐसे में बीजेपी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। देखिए, हम तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो जो मंत्री जी के बेटे का वीडियो जारी हुआ है, अभी तो 2 आए, एक तीसरी किस्त और है जो मेरे को सुनाई पड़ा, वो भी आ सकती है। तो बीजेपी की कलाई खुल गई। एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रियों के बेटे अगर किसी किसान को कुचल देते हैं कुछ नहीं बोलते, उनके सांसद महिला खिलाड़ियों को अपमान करते हैं वो कुछ नहीं बोलते, मणिपुर में लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, और अब उनके एक मंत्री के पुत्र के वीडियो जारी हो रहे हैं जिसमें करोड़ों की हेराफेरी की बात है, ऐसे में वो कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ से सत्ता चले जाना ही इस राष्ट्र के लिए हितकर होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आगामी 16 तारीख को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पौड़ी लोकसभा सीट के 3 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुराजन जोशी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं बैठक से पहले चमोली जनपद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, इसके बाद रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपद का सम्मेलन किया जाएगा। इसमें सभी बूथों से 3-3 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। देखिए, पौड़ी संसदीय क्षेत्र के 3 जनपदों में 16 तारीख से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 16 तारीख को चमोली जनपद का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और 17 तारीख को रुद्रप्रयाग, 18 तारीख को पौड़ी। माननीय अध्यक्ष जी 3 दिन पौड़ी संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सम्मेलन में हमने हर बूथ से 3-3 लोगों को आमंत्रित किया है। उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उस सम्मेलन में हमने पूर्व कांग्रेस के अध्यक्षगणों को भी बुलाया है। सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम ने भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया। इस बीच निगम की टीम सरकारी भूमि की पैमाइश को साथ ही अतिक्रमण चिन्हित भी कर रही है। और आपको यह भी बता दें कि अब तक निगम की टीम ने 18 गांव का सर्वे कर लिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कब्जे मिले हैं, जिनको निगम की ओर से नोटिस भी किया गया है और नोटिस दिया भी गया है। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। देहरादून में अगर इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं तो ये किसकी सहमति से हो रहे हैं? देखिए, जहां पर अवैध कब्जे हैं, सवाल ये है कि ये अवैध कब्जे हो क्यों रहे हैं, किसकी नाक के नीचे हो रहे हैं, वहां पर प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और उसके बाद भी अगर इस प्रकार के कब्जे हो रहे हैं तो ये चिंता की बात है। और अगर कब्जे की बात करके जो है आप किसी का शोषण करना चाहते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि जब ये तय हो चुका है कि जो मलिन बस्तियां हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, उसके लिए हरीश राव जी की सरकार ने 3 सूत्री फार्मूला उस समय सुझाया था, सर्वानुमति भी बन गई थी, लेकिन आज तक सरकार केवल कदम ताल तो करती रही, लेकिन उस पर कभी आगे बढ़ी ही नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि भाई अगर कोई अवैध निर्माण कहीं हो रहा तो वो 24 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए, और वहां पर जब मकान बन जाते हैं, लोगों के बच्चे जो है स्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद आपका बुलडोजर वहां पहुंचता है, तो ये सिस्टम की लापरवाही है। और जवाबदेही जब तक अधिकारियों की तय नहीं होगी तब तक इस प्रकार की चीजें नहीं रुकेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।